कमाल नहीं हो गया, मेरी बीवी ने सारा मसला ही हल कर दिया। राहिल सुबह सुबह उसके पास पहुंच गया था। उस रात जो लड़की आई थी ना वहाँ उस कमरे में, वो लड़की इबादत थी, उस लड़की की कज़न है, और वो उसी लड़की को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उससे पहले ये लड़की वहाँ पर गई थी अपने कपड़े चेंज करने के लिए ग्रूम रूम में। वहाँ अंदर सैरिश के एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए थे, और हम ये सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि वहाँ वो लड़की गई ही क्यों। उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन ये लड़की इस टाइप की नहीं है, ये मैं तुम्हें गारंटी देकर कह सकता हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो किस टाइप की है और किस टाइप की नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा। तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। ठीक है, मैं आज सैरिस से पूछ लेता हूँ कि इस लड़की का घर कहाँ है और ये लड़की कौन है, क्या करती है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आज ही मिल जाएगी, वो पुरसकून होते हुए बोला। ओहो, याद आया, आज हम इसी लड़की के घर तो डिनर करने जा रहे हैं, इबादत और रिज़ा के घर। आज हमारी दावत है। मैं ऐसा करूँगा, तुम्हें वहाँ की लोकेशन सेंड कर दूँगा, बाकी तुम अपना मामला खुद ही देख लेना। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लूँगा। वैसे काफ़ी मालूमात हमें मिल भी चुकी हैं। राहील अब पुरसकून हो गया था, जबकि सकून तो उसे भी मिल गया था, लेकिन इस सकून को मुकम्मल हासिल करने के लिए उसे उस लड़की की ज़रूरत थी, और अब वो उस लड़की का ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब ये लड़की उसे चाहिए थी, और अब उस आगे का कदम उसने खुद ही उठाने का फ़ैसला किया। उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। मुसलसल जारन की वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रही थी। आखिर कब तक वो उसकी बातें बर्दाश्त करती, और क्यों? जब वही उससे हर ताल्लुक ख़त्म करना चाहती थी, तो क्यों वो आदमी उसके ज़ब्त को आजमा रहा था। आज उसके ऑफिस का पता करने के बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी से उसके ऑफिस आई थी। चाचा ने पहले भी उसके राज को राज रखा था, और यकीनन वो आज भी ये बात किसी को नहीं बताने वाले थे। चाचा, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो उनसे कहते ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसकी टांगें वाज़े तौर पर लरज़ रही थी। उसे उस शख्स से बहुत खौफ आता था। शायद उसने कभी उसका नॉर्मल रूप देखा ही नहीं था, इसलिए। लेकिन फिर भी आज वो यहाँ आ गई थी। उसे अपना फ़ैसला सुनाने के लिए बहुत हो चुका था। अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और ना ही इस मूड में थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ज़ारन शाह से मिलना है, उसने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की से कहा। ओके मैम, आप हैं कौन और इस तरह से ज़ारन शाह से मुलाकात क्यों करना चाहती हैं? ज़ारन साहब इस तरह केसेस नहीं लेते, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मेरा नाम इबादत है, प्लीज़ आप जाकर उन्हें बताएं कि मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़कर आई हूँ। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस लड़की से बोली, जबकि वो लड़की पहले तो इनकार करना चाहती थी, फिर न जाने क्या सोचकर हाँ में सर हिलाती वहाँ से उठकर चली गई। उस लड़की को देखकर उसे लग रहा था कि वो ना सिर्फ ज़ारन की कोई जानने वाली है, शायद करीबी रिश्तेदार भी है, इसलिए उसने ज़ारन को बताने का फ़ैसला किया। ये ना हो कि बाद में वो ज़ारन के गुस्से का शिकार हो जाती। सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं मीटिंग के बीच में आपको तंग कर रही हूँ। वो दरअसल बाहर एक लड़की आई हुई है, और वो कह रही हैं कि वो आपसे मिलना चाहती हैं, और आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है। आपकी कोई मीटिंग नहीं थी इस वक्त, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे आपको इस बारे में बता देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। सर, वो लड़की अपना नाम इबादत बता रही हैं, और कह रही हैं कि वो आपसे सिर्फ एक दफ़ा मिलना चाहती हैं। अभी 2 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली थी, जब उसकी सेक्रेटरी ने आकर उसे बताया। इबादत का यहाँ पर आना सुनकर ही वो कुर्सी से उठा था कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके क्लाइंट्स अंदर आ गए। आप लोग बैठे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो उनसे हाथ मिलाते हुए अपनी सेक्रेटरी को उन्हें बिठाने का इशारा करता खुद चला गया। वो यहाँ क्यों आई थी, ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी। कल घर पर उसे ये लग रहा था कि शायद ज़िबाइश आई है, इसलिए उसने फ़ोन पर नौकर को बहुत सारी बातें सुना दी थी, और वो जानता था कि उसके फ़ोन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है। साथ खड़ा आदमी उसकी बात को बहुत वाज़े अल्फाज में सुन सकता था, इसलिए उसने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ताकि ज़िबाइश दोबारा उसे तंग ना कर सके, और उसे अंदाज़ा हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो लड़की ज़िबाइश नहीं, बल्कि इज़ा के साथ आने वाली लड़की थी, यानी इबादत उसके घर तक आई, उसे फ़ोन भी किया, और फिर यहाँ तक आ गई उससे मिलने के लिए। क्या वो उससे अपनी इंटर्नशिप के लिए सिफारिश करवाना चाहती थी? क्योंकि 2 दिन पहले इज़ा ने फ़ोन लेकर उससे कहा था कि इबादत को इंटर्नशिप चाहिए, जिस पर उसने इज़ा को भी हल्की फुल्की डांट पिलाई, और उसे यही लग रहा था कि इबादत उससे इसी सिलसिले में रब्ता करने की कोशिश कर रही है, वरना और क्या वजह हो सकती है उसके यहाँ तक आने की। यकीनन इबादत समझ चुकी थी कि वो उसकी इंटर्नशिप के लिए उसे बेहतरीन से बेहतरीन लायर फराम कर सकता है, जिससे उसका पूरा करियर बन सकता था। और अगर वो यहाँ इस मकसद से आई थी, तो ज़ारन ने भी किसी तरह का कोई लिहाज ना करने का फ़ैसला कर लिया
गया था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो उससे किस तरह बात करेगी, क्या कहेगी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, अपनी बात मुकम्मल करो और जाओ। वो मसरूफ़ अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। यकीनन वो अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर आया था। जी मामू, नहीं, वो अपनी बात शुरू करती कि अचानक वो उसे घूर कर रह गया। ज़रान। वो कन्फ्यूज़ होकर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। पहले जाकर अपनी माँ से पूछ कर आओ कि मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, उसके बाद आना बात करने। वो गुस्से से हो रहा है। सॉरी ज़रान, वो मैं शट अप। अगर तुम्हें यहाँ आकर सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करना है तो वापस चली जाओ। मेरा ये वक्त बहुत कीमती है जो मैं तुम पर हरगिज़ बर्बाद नहीं कर सकता। उसने फिर गुस्से से कहा, नहीं प्लीज़, ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दें, मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ सबसे चुप कर आई हूँ मैं यहाँ, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। वो मिन्नतें करने लगी। फाइन, बोलो। वो सीने पर हाथ बांधकर सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। ज़ारन, मैं आपसे ये कहने आई थी कि आप ज़िबाई से शादी कर लें। आई नो आप उसे पसंद करते हैं, मुझे पता है आप मुझसे नहीं उससे शादी करना चाहते हैं, और वो बहुत खूबसूरत भी है और आपके साथ बहुत प्यारी भी लगती है। मुझे कोई मसला नहीं होगा आपकी दूसरी शादी से। मैंने देखा था उसे आपके साथ आपकी सोसाइटी में मूव कर सकती है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, बोल्ड है। आप सही कहते हैं, मुझ जैसी लड़की कभी आपके साथ नहीं चल सकती। मुझ में और आप में बहुत फ़र्क है और मैं ये फ़र्क कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। और अगर इस फ़र्क को बीच से निकाल भी दिया जाए तो भी मैंने आपको हमेशा अपने मामू की नज़र से देखा है, दूर के सही, लेकिन आप मेरी अम्मी के भाई हैं, मैं आपके बारे में गलत नहीं सोच सकती। वो सर झुकाए बोले जा रही थी, जबकि ज़ारन को लग रहा था कि वो सिर्फ उसके सामने अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। अपनी इतनी अहम मीटिंग छोड़कर वो उस लड़की की बेवकूफ़ाना बातें सुनने को यहाँ आ गया था। हो गई बकवास खत्म या अभी कुछ और कहना भी बाकी है? वो उकता कर बोला, मैं सच्ची सच्ची सीरियसली बोल रही हूँ मामू, नहीं, मेरा मतलब है मेरा मतलब है ज़रान, आप दूसरी शादी कर लें प्लीज़। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतने सारे मसले हो गए हैं। पिछले 3 साल से मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब। क्या मसले हो गए हैं मेरी ज़िंदगी में? हाँ, मैं, और वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे तफसील से बताना पसंद करोगी? वो अपनी मीटिंग तो वैसे भी छोड़ कर ही आया था, तो फिर वो सुकून से इस वक्त को बर्बाद करने को अब तैयार था। बहुत से मसले हुए मेरी वजह से। आप उस लड़की से शादी नहीं कर पाए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। किसको पसंद करता हूँ मैं जिससे मेरी शादी नहीं हुई? वो बात काट कर बोला, मेरी वजह से आप ज़िबाई से शादी नहीं कर पा रहे ना? ओह अच्छा, और मेरी वजह से आप अपने घर वालों से दूर हो गए, आप अपने घर वालों के पास नहीं रह पाते, मेरी वजह से आप अपने घर वालों से नहीं मिलते। बस कर दो लड़की, इतनी अहमियत नहीं है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करूं। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा? मैं फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी को शादी जैसी मुसीबत में डालना ही नहीं चाहता, इसीलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की। और दूसरी क्या गलत फहमी है कि तुम्हारी वजह से मैं घर नहीं आता? इतनी ज़रूरी नहीं हो तुम मेरे लिए बीबी। मैं अपने घर वालों के पास नहीं जाता तो मोहतरमा, मैं अपने सब घर वालों से मिलता हूँ सिवाय अपने बाबा के, क्योंकि वो मेरे इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ तक कि इंटर्नशिप में उन्होंने पैसे देकर मुझे फ़ेल करवा दिया था। मैं खफा हूँ उनसे, लेकिन ये मेरा और मेरे बाबा का पर्सनल मैटर है, इसमें तुम कहीं पर भी शामिल नहीं। और वो मेरा घर है, मैं जब चाहे वहाँ आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों कर है कि तुम्हारे उस घर में होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जाता? और ज़िबाइश, ज़िबाइश, मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी और ज़िबाइश, मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे तलाक देकर आप उससे शादी कर लें। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अगर मैंने तुम्हें तलाक ही देनी होती तो इस मामले की परवाह मुझे पहले ही नहीं थी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं पिछले 3 साल से कितनी अजियत सह रहा हूँ, और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही तलाक देकर छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा? लेकिन नहीं मिसेज़ इबादत ज़र्रान शाह, मैं सिर्फ तुम्हारे इस काबिल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम अपने किए का अज़ाला भुगतने के काबिल हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं पिछले 3 साल से कितनी अजियत सह रहा हूँ, और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही तलाक देकर छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा? नहीं मिसेज़ इबादत ज़र्रान शाह, मैं सिर्फ तुम्हारे इस काबिल होने का इंतज़ार कर रहा था कि तुम अपने किए का अज़ाला भुगतने के काबिल हो जाओ, इसलिए नहीं कि 5 फुट की होकर मुझसे तलाक मांगने आ जाओ।
کیا مطلب؟ میں سچ میں نہیں سمجھی آپ کی بات۔ مطلب یہ کہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو بی بی، نہ تو تمہیں طلاق ہوگی اور نہ ہی کبھی زران شاہ کی ملکیت سے تم باہر نکلو گی۔ ایک بار جو چیز زران شاہ کی ہو جاتی ہے نا، وہ مرتے دم تک اسی کی رہتی ہے، اور تمہاری تو سانسوں پر بھی میرا حق ہے۔ ابھی تک تو میں نے تم سے کوئی ایک بھی حق نہیں لیا، اور تم طلاق لے کر مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں لگ گئی، اور میں یہاں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ہی جوان۔ اس نے بڑی بے باک نظروں سے اس کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ عبادت سہم کر رہ گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی چادر ٹھیک سے کندھوں پر پھیلاتی آگے سے مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ اگر خود کو چھپانا ہی ہے تو دوسروں کی نظر سے چھپاؤ، کیونکہ یہ وجود تو میرا ہی ہے۔ نظر، نیت صرف میری ہی خراب ہو سکتی ہے۔ خود کو تیار کر لو عبادت بی بی، میرے لیے، کیونکہ بہت جلد تم زران شاہ کے بدلے کی آگ میں جلنے والی ہو۔ بہت جلد تمہیں اپنی کی گئی ایک ایک غلطی کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ باقی سب کی طرح بے بس، لاچار، معصوم سمجھ کر معاف کر دوں گا میں تمہیں۔ زران شاہ کسی کو معاف نہیں کرتا، اور تم سے تو میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، اور حق بھی۔ وہ بے باکی سے آنکھ دباتا ایک بھرپور بے باک نگاہ استحقاق سے اس کے وجود پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ اس کی نگاہوں سے شرمندہ ہو کر وہ خود میں ہی سمٹ گئی۔ وہ کس بدلے کی بات کر رہا تھا؟ کون سا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس سے؟ کیا 3 سال پہلے والے اس انکار سے جو اس نے کرنے کے لیے کہا تھا؟ لیکن اس وقت عبادت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس نکاح سے انکار کر پاتی۔ ہاں، زارن اس دن اس کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا پلیز عبادت اس نکاح سے انکار کر دو، میں اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں چاہتا۔ پہلے ہی بابا میرے فیوچر کو لے کر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، پلیز تم انکار کر دو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ میں دادی کی وجہ سے مجبور ہوں، دادی نے اپنی چادر میرے پیروں میں پھیلا دی ہے، لیکن اگر تم انکار کرو گی تو شاید تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کی جائے گی، اور وہ یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی جو اس نے اس کے ساتھ نارمل انسانوں کی طرح کی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکی تھی، وہ مجبور تھی، اور اب وہ اس مجبوری کو بدلے کی صورت میں واپس کرنے والا تھا۔ اسے پتہ نہیں اس کی زندگی آگے کون سا موڑ لینے والی تھی۔ زارن کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، بس وہ اب اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آدھی رات کو دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ان کی بائیں سائڈ میں بہت شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ خدا کا کرم تھا کہ عبادت وہیں ان کے کمرے میں موجود تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ان کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوئی، عبادت نے شور مچا دیا، اور اس کے شور مچانے کی وجہ سے سب لوگ کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ دادی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب دیکھ کر فوراً ہی دادی کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ شہیر نے گاڑی نکالی تھی، جبکہ زبر اور بارک نے دادی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے ہی ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ دادی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ چکی تھی کہ یہ لمحہ ان سب کے لیے قیامت کی طرح تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ شہیر فل سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہسپتال پہنچا، جبکہ وہ تینوں دادی کو جلدی سے اندر لاتے۔ ڈاکٹر کو ان کی کنڈیشن بتانے لگے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا جو ان کی جان لینے میں چند سیکنڈ لگا دیتا۔ دادی کو شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے، شکر ہے وقت پر آپ لوگ یہاں پہنچ گئے، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ان کا آپریشن وقت پر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سناتے اس اٹیک کے بارے میں بتایا جو ان کی جان لے سکتا تھا۔ یہ سن کر سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ دادی کو اس طرح کا اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہیں دل کی بیماری ہرگز نہیں تھی۔ دیکھیں، ان کا دل کمزور ہو چکا ہے، اب کسی طرح کا صدمہ یا ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں کہ انہیں کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ ان کی سوچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، وہ ایسا کیا سوچتی ہیں جو انہیں اس طرح کی ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے جس کا سیدھا اثر ان کے دل پر ہو رہا ہے۔ دل کی بیماری صرف اور صرف شدید ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی کچھ سوچیں جو انسان کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہیں۔ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں، ایک اچھا ماحول ہے، تو پھر ان سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ ان کی پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، ورنہ اس سے اگلا ہارٹ اٹیک ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کے آس پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر تفصیل سے بتاتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ آخر دادی کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ دادی کو 2 پریشانیاں، ایک عبادت اور دوسرا دامیار شاہ۔ بارک نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، جبکہ زران عبادت کے نام پر اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ عبادت کو لے کر پریشان ہے زارن، کیونکہ تم کسی طرح شادی یا رخصتی کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے، بلکہ تم ان معاملوں سے بھاگ رہے ہو۔ دوسرا، انہیں دامیار کی ٹینشن ہے۔ وہ اپنے پوتے سے ملنا چاہتی ہیں۔ جس طرح ہم سب انہیں عزیز ہیں، اسی طرح دامیار کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح وہ ہم سب پر اپنی جان دیتی ہیں، دامیار بھی تو ان کے لیے خاص ہے۔ ہم اسے دور کر رہے ہیں دادی سے، وہ بولے جا رہا تھا، بلکہ
जबकि बाकी सब लोग उन्हें सुन रहे थे। भाई, मुझे भी लगता है दादी और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती, बल्कि अपने उस पोते से ना मिलने की वजह से शायद उनके दिल में कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है। मेरे ख्याल में वो जैसा भी है, हमें उसे दादी से मिलवा देना चाहिए। आज दादी की जो हालत थी, उनकी जान भी जा सकती थी, तो क्या हम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर देते? मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और सब सोचने के बाद मेरे जहन में यही चीज़ आई है कि दामियार शाह जैसा भी है, उसे दादी के बारे में बता देना चाहिए और दादी को भी दामियार से मिल लेना चाहिए, ताकि हमारी दादी को दुनिया से जाने के बाद ये गिल्ट ना रहे कि हम उनकी एक ख्वाहिश पूरी ना कर सके। ज़बर ने खुद में बहुत हिम्मत पैदा की ऐसे अल्फाज बोलने के लिए। इतना तो वो भी समझ सकता था, लेकिन वो उसकी बात कैसे मानता? क्या इतना आसान था दामियार शाह को दादी के पास लेकर आ जाना? तू भी आ गया आज बुढ़ी दादी से मिलने के लिए? तुझे भी होश आ गया कि तेरी दादी भी है अभी इस दुनिया में? दादी ज़ारन को अपने पास बैठे देखकर बोल रही थी, जबकि वो उनके हाथों पर सर रखे अपनी सोचों में मगन था। हाँ, मुझे तो ख्याल आ गया, लेकिन ये जो आप बेड पर लेटकर बहानेबाजियां कर रही हैं ना कि मेरी शादी पर ठुमके नहीं लगाएंगी, तो ऐसा मैं कुछ होने नहीं देने वाला, पहले बता रहा हूँ। और अगर आप बारात वाले दिन मेरी शादी पर डांस नहीं करेंगी ना, तो इबादत की जगह ज़िबाइश से शादी कर लूँगा। फिर मत कहिएगा कि दुल्हन पसंद नहीं है मुझे। मेरी इबादत लाखों में बल्कि करोड़ों में एक है। ज़िबाइश बेहया, बेशरम वगैरह वगैरह है। वो सर उठाकर उनसे कहने लगा तो दादी के चेहरे पर न जाने कितनी रौनकें आई थी। वो बेयकीनी से उसे देख कर रह गई। क्या कहा तूने अभी? तू इबादत से शादी? कि क्या कहा? क्या मतलब है दादी? अब गले में घंटी लटका दिया तो उसको बजाना पड़ेगा ना। उठो बुढ़िया इस बेड से। आपकी लाडली से शादी सिर्फ इस शर्त पर करूंगा कि शीला की जवानी पर ठुमके लगा कर दिखाएंगी, वरना भूल जाए मुझे बेशरम और बेहया लड़कियां वैसे भी ज़्यादा पसंद है। वो आंख दबाकर मुस्कुराया तो दादी ने कमज़ोर हाथ से एक हल्की सी चमाट उसके कंधे पर लगाई। बुढ़ी दादी से शीला की जवानी पर ठुमके लगवाएगा, बदतमीज़। मैं तो इस गाने पर डांस करूंगी जो हमारे ज़माने का है। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, तू दुल्हा तो बन, फिर देखी अपनी दादी के स्वाग। दादी ने बीच वाली 2 उंगलियां बंद करके 2 खोलते हुए बिल्कुल शहीर के अंदाज में कहा तो सब कहका लगाकर हंसे। बस फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएं, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शर्मो हया वाली इबादत की रुखसती हो जानी है। वो उनके हाथ चूमते बोला, जबकि दादी के चेहरे पर अब सुकून ही सुकून था, लेकिन ये अधूरा सुकून था और अब उसे बारीक को मुकम्मल करना था आकर।